हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको क्या समझाने आया है कि आपका इनहेरिटेंस जो है दैट मीन्स जनरेशन से जनरेशन आपका जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट होता है, तो वो जेनेटिक मटेरियल जनरली होगा कौन? प्रोटीन होगा कि लिपिड होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा कि क्या होगा? कौन आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा? देखो, जनरली लिविंग मैटर जो आपके हैं वो पूरे के पूरे आपके बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। ये तो समझ में आ रहा है। बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या? वह केमिकल जो लिविंग मैटर को बना रहा है। तो आपका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी इनहेरिटेंस का मटेरियल जो आपका एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जाएगा, वो भी आपका किसका बना होगा? बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का। लेकिन ये बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स जो आपका जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होगा, जनरली वो होगा कौन? यानी इनहेरिटेंस का बेस कौन होगा? ये चैप्टर क्या कह रहा है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेस कौन होगा, यानी इनहेरिटेंस का बायोकेमिकल कौन होगा, यानी वह बायोकेमिकल जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर करेगा वो कौन होगा? ये बात आपको समझनी है। देखिए, जनरली जो आपका जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसको आप जनरली जेनेटिक मटेरियल कहते हो। और जेनेटिक मटेरियल के पास बहुत सारे लगभग थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं। तो जीन्स के पास क्या है? वेरिएशन है, वैरायटी है। और आपका ये बार बार रेप्लिकेट करे और एक से दो बनाए, ये भी जरूरी है, तभी ना वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिट हो पाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल के पास दो चीज होनी जरूरी है, एक आपका वैरायटी और दूसरा आपका क्या? दूसरा आपका रेप्लिकेशन कैपेसिटी। और जान लो कि ये दोनों किस में प्रेजेंट हैं? ये दोनों प्रेजेंट हैं आपके न्यूक्लिक एसिड में। ये दोनों किस में प्रेजेंट है? आपके न्यूक्लिक एसिड में। तो आपका बोलेगा कोई कि न्यूक्लिक एसिड को आप जेनेटिक मटेरियल कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? तो मैं इसका कारण दे सकता हूं और अब आप भी दे सकते हो। मैं बता रहा हूं क्यों कहते हैं। ठीक है, देखो, मैं कह रहा हूं एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। क्या कह रहे हैं हम इसको? एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। अब मैंने क्या कहा? क्यों? बिकॉज हैव वैरायटी एंड रेप्लिकेशन कैपेसिटी। इनके पास वैरायटी भी है, दैट मीन्स बहुत सारे आपके हो सकते हैं अलग अलग, और इसके पास रेप्लिकेशन कैपेसिटी है, मतलब एक से दो होने की कैपेसिटी है। इसीलिए ये आपका न्यूक्लिक एसिड है। ना अमाइनो एसिड होगा, ना आपका फैट होगा, ना आपका कार्बोहाइड्रेट वगैरह होगा, क्योंकि इन सब के पास ना तो रेप्लिकेशन कैपेसिटी है और ना ही वेरिएशन, दैट मीन्स वेराइटीज है, वेरिएशन भी नहीं है। तो इसी कारण से न्यूक्लिक एसिड को क्या कहा गया है? मॉलिक्यूलर बेस कहा गया है। किसका? इनहेरिटेंस का। ये बात समझ में आ रही है? अब आप अगर बात करो किसकी? इस न्यूक्लिक एसिड की, तो इसका यूनिट पहले बात कर लो। इसका यूनिट क्या है आपका? न्यूक्लिक एसिड का बाबू आपका यूनिट है ना, यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यूनिट कौन है इस न्यूक्लिक एसिड का? जिस तरीके से आपका प्रोटीन का यूनिट कौन है? अमाइनो एसिड। जिस तरीके से आपका फैट का यूनिट कौन है? लिपिड का यूनिट कौन है? फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट का यूनिट कौन है? आपका मोनोसेक्राइड। उस तरीके से इसका यूनिट कौन होगा? इसका यूनिट होगा न्यूक्लियोटाइड्स। कौन होगा? न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है? अगर आप बात करोगे न्यूक्लियोटाइड्स की बाबू, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स आपका तीन चीजों के मिलने से बना है, दैट मीन्स न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला कंपोनेंट आपका है शुगर, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट आपका है नाइट्रोजन बेस, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इसको NB, ठीक है।
और थर्ड कंपोनेंट जो आपका है वो आपका है फॉस्फेट। कौन है बाबू? फॉस्फेट है। क्लियर है? सुन लेना मेरी बात। शुगर जो यहाँ यूज होने वाला है ये आपका पेंटोज है। कौन सा शुगर है बाबू? पेंटोज। पेंटा मतलब 5, ठीक है, यानी 5 कार्बन वाला शुगर है। ठीक है, अब ये पेंटोज शुगर 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, कितने टाइप्स का बाबू? 2 टाइप्स का। एक होता है आपका राइबोज, एक होता है आपका डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, राइबोज होता है और एक क्या होता है आपका? डीऑक्सी राइबोज होता है। क्लियर है? देख लीजिए ध्यान से। राइबोज का मतलब क्या? इसका फॉर्मूला का बात करोगे आप जनरली तो इसमें आपके क्या होंगे, ध्यान समझिएगा। इसमें आपके होंगे C5H10O5। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका। मैं इसका आपको स्ट्रक्चर ही बना के दिखाऊंगा, बहुत इजी है, ध्यान समझना। ये कुछ ऐसा दिखता है आपका। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इसमें आपका पूरा जान लो, स्ट्रक्चर जान रहे हो तो पूरा जान लो। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 कार्बन आपका यहाँ रहेगा। CH2OH लगा रहेगा यहाँ, यहाँ HOH, यहाँ आप HOH लगा लो, यहाँ भी HOH लगेगा और यहाँ H लगेगा। काउंट करोगे तो कार्बन कहाँ कहाँ काउंट है? जहाँ जहाँ मैंने 1 लिखा है, जहाँ जहाँ नेमिंग किया 1 2 3 4 5 कार्बन। ऑक्सीजन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10। ठीक है, तो ये राइबोज शुगर है। अगर आपका ध्यान से मेरा सुनना, अगर आपका न्यूक्लिक एसिड में राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा, अगर आपका न्यूक्लिक एसिड में राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा, तो उसको आप क्या कहोगे? RNA। क्या कहोगे? RNA। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी वैसा न्यूक्लिक एसिड जिसके न्यूक्लियोटाइड्स में आपका राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा, शुगर में कौन सा शुगर? राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा, वैसे न्यूक्लिक एसिड को बोलोगे आप क्या? RNA। क्लियर है? अब आइए डीऑक्सी वाला समझ लीजिए पहले। डीऑक्सी वाले में एक ऑक्सीजन कम कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। नाम ही बोल रहा है डीऑक्सी, डीऑक्सी, ऑक्सीजन कम करना है बाबू। ठीक है, तो इसमें कर लीजिए आप सेम चीज, सब कुछ चीज रहेगा। HOH, H यहाँ कम हो गया। ठीक है, दिखा रहा हूं मैं कहाँ कम हुआ है। CH2OH, सब चीज सेम है आपका। यहाँ खाली देख लो आप, ये वाला जगह, यहाँ आपका डबल, यहाँ क्या आपका डबल OH है, किधर है किधर, यहाँ सिर्फ एक ही H है, तो यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यानी C2 पर यहाँ क्या रहेगा? हाइड्रोजन, और यहाँ सिर्फ क्या रहेगा आपका? OH रहेगा। बस में आ रही है? तो इसमें से आपका एक क्या हो गया है? एक ऑक्सीजन गायब हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा बोलिए? C5H10 और वो कितना हो गया? 4, एक आपका ऑक्सीजन गायब। तो वैसा न्यूक्लिक एसिड जिसके न्यूक्लियोटाइड का शुगर डीऑक्सीराइबोज होगा, वैसे को क्या बोलोगे आप? वैसे को बोलोगे DNA। ठीक है, तो जनरली आपका DNA जो है मेन जेनेटिक मटेरियल है, ये बात हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अभी नाइट्रोजन बेस को मैं होल्ड कर रहा हूँ, बताऊंगा इसको, पहले अब इन दोनों के अकॉर्डिंग इसको समझ लो। ठीक है, ये आपका क्या है? मोस्ट, है ना, बोल सकते हो मोस्ट ऑर्गेनिजम्स क्या? जेनेटिक मटेरियल। मोस्ट ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल कौन है आपका? मोस्ट ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल जो आपका है वो कौन है? मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मटेरियल कौन है आपका? है DNA है। कह रहा, क्योंकि इन्हीं के पास आपका सबसे बेहतर स्टेबिलिटी है कि वो स्टेबल होकर आपका जनरेशन ट्रांसफर हो सके। RNA भी आपका है ना, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, है ना, किसमें? मटेरियल इन सम वायरसेस, जैसे आपका TMV, है ना, TMV आपका एग्जांपल सिंपल वाला है, बता दिया मैंने। ठीक है, ये आपका कुछ में, मैंने क्या बोला? इन सम वायरसेस आपका ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा, लेकिन इसका मेन काम क्या है? बात समझिएगा। इसका जो मेन काम है बाबू, इसका जो मेन काम है ना, मेनली एक्ट एज कैसे काम करेगा? ये मैसेंजर की तरह काम करेगा, एडेप्टर की तरह काम करेगा, है ना। उसके बाद स्ट्रक्चरल, कैसा? स्ट्रक्चरल बाबू, है ना,
स्ट्रक्चरली काम करेगा, और लास्टली कैसा काम करेगा, कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, ये इसका मेन आपका मतलब फंक्शन है। मैसेंजर मतलब जनरली आप जानोगे इसके काम के अकॉर्डिंग इसका नाम, तो मैसेंजर वाला आपका आरएनए मैसेंजर आरएनए कहलाएगा, अडेप्टर वाला आपका आरएनए अडेप्टर आरएनए कहलाएगा, और स्ट्रक्चरल वाला आरएनए स्ट्रक्चरल आरएनए कहलाएगा। तो ये एमआरएनए शॉर्ट में आओ तो ये टीआरएनए और ये आपका आरआरएनए। अडेप्ट करने की कैपेसिटी टीआरएनए के पास होती है, इसको अडेप्ट करता है अमाइनो एसिड को। स्ट्रक्चरल आरएनए आपका राइबोसोमल आरएनए कहलाता है, क्योंकि ये राइबोसोम में प्रेजेंट होता है और दोनों मॉलिक्यूल्स को, राइबोसोम के दो होते हैं ना सब यूनिट्स, अपर एंड लोअर, दोनों को होल्ड करके रखने में हेल्प करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस में ये तीनों के तीनों हेल्प करते हैं। तो मेन काम आपका ये है आरएनए का कि वो जो आपका इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है प्रोटीन बनाने का, उसको वो कैरी करके मैसेंजर आरएनए की हेल्प से ले जाएगा, टीआरएनए आरआरएनए मिलेंगे और जाकर प्रोटीन बनेगा। ये काम है आपका आरएनए का जनरली। लेकिन डीएनए क्या करता है, मेनली आपका जेनेटिक मटेरियल ही है। अरे ये बात समझ में आपको? अभी नाइट्रोजन बेस थोड़ा सा भी होल्ड कर रहे हैं हम, है ना। फॉस्फेट की बात कर लेते हैं। जनरली ये जो फॉस्फेट होता है कुछ ऐसा दिखता है आपका, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है, क्लियर है, ये कुछ ऐसा दिखता है आपका, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। बाबू नाइट्रोजन बेस थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपका बोल सकते हैं ना कि अलग तरह का स्ट्रक्चर है, जिसको स्पेशल तरीके से मैं आपको इधर समझाने वाला हूँ। आराम से इत्मीनान से समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ नाइट्रोजन बेस के बारे में, ठीक है, NB दैट मीन्स नाइट्रोजन बेस, क्लियर है। ये आपका कैसा रिंग है पहले ये जान लो, ये आपका एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास बेंजीन जैसा कैपेसिटी होता है, एरोमेटिक। और कैसा है जनरली, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। और ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एक कंपाउंड है। क्लियर बात समझ में आ रही है। जनरली इसमें जो रिंग का नंबर है ना, इनके अंदर जो रिंग का नंबर है, उन रिंग के नंबर के अकॉर्डिंग इसको दो क्लास में बांटा गया है। एक आपका जो होता है, एक आपका है प्यूरिन, ठीक है, और एक आपका है पायरीमिडीन। क्या है, पायरीमिडीन। एक आपका है प्यूरिन बच्चे, एक है पायरीमिडीन, ठीक है। मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग बांटा गया, इसके अंदर प्रेजेंट आपके नंबर ऑफ रिंग के अकॉर्डिंग। इसमें कितने रिंग होंगे, रिंग की बात कर लो, इसमें कितना रिंग होगा, 2, इसमें रिंग कितना होगा, 1। के जो है प्यूरिन में, मतलब प्यूरिन में आपके रिंग 2 होंगे और पायरीमिडीन में आपके कितने होंगे, 1। मेंबर की बात कर लो, मेंबर मतलब क्या, मेंबर का मतलब कार्बन, है ना। कार्बन कितने होंगे इसमें, इसमें 9 होंगे, इसमें कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे। इसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होगा, इसमें नाइट्रोजन होगा आपका 1, 3, 7, 9 में होगा। इसमें नाइट्रोजन कहाँ होगा, 1, 3 होगा। क्लियर है। ये शॉर्टली मैं आपको समझा रहा हूँ। जनरली ये सारी चीज पहले से आपको पढ़ के रखना था ना, क्लास 11th में बायोमॉलिक्यूल्स में ये पढ़ना था, आपने पढ़ा होगा। मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा था ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। क्लियर है, ध्यान समझिए, ये इसका मेन चीज है आपका। इसका बात कर लो तो ये आपके 2 होते हैं, एक होता है एडेनिन, जिसको ए से दिखाते हैं लोग, एक होता है आपका क्या, गुआनिन। क्या होता है, गुआनिन, जिसको जी से दिखाते हैं। ये आपका 3 होता है बाबू, एक होता है आपका थाइमीन, ठीक है, जिसको आप टी से दिखाते हो। दूसरा आपका होता है क्या, साइटोसिन। क्या होता है, साइटोसिन, जिसको आप सी से दिखाते हो। और लास्टली इसमें एक आपका होता है यूरासिल। क्या होता है, यूरासिल, जिसको आप यू से दिखाते हो। ये ओनली किसमें रहेगा, ओनली इन आरएनए, आरएनए में आपका सिर्फ रहेगा। यूरासिल सिर्फ किस में रहेगा बाबू, आरएनए में रहेगा। एट द प्लेस ऑफ, ये भी रखना यार, एट द प्लेस ऑफ, किसकी जगह पर रहेगा, एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। थाइमीन की जगह पे क्या रहेगा, यूरासिल रहेगा, किसमें, आपके ओनली आरएनए में, ठीक है। मैंने कहा ये डबल रिंग है। कैसा रिंग है, डबल रिंग। तो जनरली ये कैसा दिखेगा, देख लो, जनरली ये आपका ऐसा दिखेगा, ये डबल रिंग आपका देख लो, ठीक है। ये डबल रिंग आपका है, इसमें देख लीजिए आप, नाइट्रोजन आपका 1 पे है, फिर 3 पे है, फिर 7 पे है, और फिर लास्ट पे क्या है, 9 पे है, ठीक है। इसमें मेंबर काउंट कर लीजिए आप, जनरली आपको इसमें 9 मेंबर्स नजर आएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। पायरीमिडीन भी आप देखना चाहोगे तो पायरीमिडीन आपका ये रहा। ये पायरीमिडीन जो आपका, इसमें आप क्या देख रहे हो, देखो ध्यान से, पायरीमिडीन में इसमें आपके 6 मेंबर है ना। और आपका 6 मेंबर का मतलब क्या,
कार्बन 6 हैं आपके। और याद रखिएगा इसमें आपका जो है नाइट्रोजन बेस 1 और 3 पे आपको नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये आपका प्यूरिन एंड पायरिमिडिन हो गया, नाम आपका याद रखना है। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन आता है, और आपका पायरिमिडिन में थाइमीन, साइटोसिन और आपका यूरासिल आता है। यूरासिल आपका सिर्फ आर्नो में प्रेजेंट होता है, किसके जगह पर, थाइमीन की जगह पर। यहाँ तक क्लियर है। अब आप बात करोगे डिटेल में, किसके बारे में, डिटेल में बात करोगे आप डीएनए के बारे में, इसके बारे में। क्लियर है। तो मैं इसको मिटाने वाला हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। चलिए अब बात किसे करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे जनरली, अब हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए की। बाबू अभी तक आप लोगों ने जाना कि डीएनए जो आपका है वो न्यूक्लिक एसिड का एक टाइप्स है, और न्यूक्लिक एसिड में जो यूनिट्स होते हैं उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो शुगर का, नाइट्रोजन बेस का और फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है। अभी आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा डीएनए के हिस्ट्री के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोग डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, किस तरीके से एक चेन दूसरे चेन से होल्ड होता है, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे हल्का हल्का करके, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए द डीएनए। डीएनए की डिस्कवरी की पहले बात करेंगे हम लोग। तो ये डिस्कवर्ड किया था किसने, डिस्कवर्ड बाय मैशर, है ना। मैशर साहब ने डिस्कवर किया था इसको। देखिए ध्यान से, मैसर साहब ने कहाँ डिस्कवर किया था ये भी जानना है आपको। मैसर साहब ने इसको डिस्कवर किया था आपके पस सेल में। कहाँ किया था बाबू, पस सेल में डिस्कवर किया था। मैसर साहब ने इसको डिस्कवर किया था कहाँ, पस सेल में, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम पस सेल, है ना। पस आपका होता है, पुश लिख दिया मैंने ना, जनरली यही आपका स्पेलिंग होता है, PUSS होगा ना। पस सेल देख लेना, स्पेलिंग का उतना दिक्कत नहीं आपको रखना है, बस बात को समझना है, ठीक है। पस सेल से किया था, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय पस सेल, है ना, डिस्कवर्ड बाय मैशर फ्रॉम पस सेल, है ना। एंड कॉल्ड क्या कहा था इसको, एंड कॉल्ड देम क्या, न्यूसिलीन। क्या नाम दिया था इसको, न्यूसिलीन नाम दिया था। लेटर कुछ समय के बाद आपके एल्टमेन आए, है ना, रीनेम्ड किया इसको, रीनेम्ड किसने किया, बाय एल्टमेन, है ना। एल्टमेन नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको क्या किया, रीनेम्ड। रीनेम मतलब क्या, जो न्यूसिलीन नाम दिया गया था उसके जगह पर इसने अच्छा सा नाम दिया, है ना। क्या नाम दिया, रीनेम्ड, ना, रीनेम्ड बाय एल्टमेन एज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा, न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा, ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, या एसिडिक कैरेक्टर के कारण क्या किया, इसको क्या नाम दे दिया, आपका नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम इसमें है, जो जब हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल स्टार्ट करेंगे वहां पर भी बात करेंगे उन सारे साइंटिस्ट के नाम की, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, आपका 4 नाइट्रोजन बेस होता है ना, और या 4 नाइट्रोजन बेस या 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो 4 नाइट्रोजन बेस या आपका 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपका प्रेजेंट होता है डीएनए में। ये बात किसने कही, तो ये बात कही है आपके एक अदर साइंटिस्ट, इसका नाम है लीवेन। क्या नाम है बाबू आपका साइंटिस्ट का, लीवेन, LEVEN, लीवेन नाम के साइंटिस्ट ने कहा था। क्या कहा था, कहा ये था बाबू, कहा ये था आपका कि आपका जो डीएनए होता है उसमें 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, या 4 तरह के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। और बात करें, ये सारे साइंटिस्ट का नाम याद रखना, जनरली आपको इसका नाम याद रखना है। और कभी कभी एल्टमैन साहब के बारे में पूछेगा, मे बी, है ना। आइए अब आप बात करो डीएनए की। तो डीएनए आपका क्या है, डीएनए लॉन्ग पॉलीमर है ना। डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसका पॉलीमर है बच्चे, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड भी कौन वाला, याद रखना, मैंने बता रखा है आपको, न्यूक्लियोटाइड कौन वाला, डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लियोटाइड वाला, कौन वाला, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी वैसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें आपका शुगर कौन सा होगा, डीऑक्सी वाला शुगर होगा। ये बात समझ में आ रही है, ये क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी डीएनए का लेंथ जो है आप किससे फाइंड करोगे, तो उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से। तो लेंथ ऑफ डीएनए, अगर मैं कहूँ लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है, तो लेंथ ऑफ डीएनए डिफाइंड बाय, है ना, डिफाइन कैसे करोगे, लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन देम, यानी कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है इसमें, उसके अकॉर्डिंग आप पता कर पाओगे, है ना, कि इसका लेंथ कितना है। यानी लेंथ पता करने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जनरली कहीं कहीं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बताया गया है, या इसको बोला गया है न्यूक्लियोटाइड पेयर, क्योंकि डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंड है, तो एक इस वाले में होगा न्यूक्लियोटाइड, तो एक इस वाले में होगा, तो उसका पेयर रहता है जनरली, ठीक है। या इसी को क्या कहा गया है, इसी को कहीं और पर कहा गया आपका क्या करके, इसको कहीं और पर कहा गया आपका नाइट्रोजन बेस की जगह बेस पेयर कहा गया है। यानी अगर आपको पता करना है लेंथ डीएनए का, तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, लेंथ अगर डीएनए का पता करना है तो आपको पता करने पड़ेगा कि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं। क्लियर है। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जांपल में मैं ले रहा हूं किसको, ह्यूमन को, हम ही लोग अपने आप को ही ले रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन में आपका 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, यानी ह्यूमन में कितने बेस पेयर है बाबू आपके, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, ठीक है। तो इसका जो ये बेस पेयर है ना, इसके अकॉर्डिंग आप लेंथ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी बातें डबल हेलिक्स मॉडल में भी क्लियर होंगी, ठीक है, तो वहां पर और आपको क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ ह्यूमन की बात कर लेते हैं, उसके बाद और एग्जांपल ले लो, ई कोली ले लो ना, ई कोली को ले लें, तो ई कोली में आपका कितना होता है, ई कोली में जनरली आपका दिया है एनसीईआरटी ने 4 इंटू 10⁶ बेस पे है, ये आपका किसका दिया हुआ है, ई कोली का। उसके बाद एक और दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ, बैक्टीरियोफाज के बारे में, किसके बारे में दिया हुआ, बैक्टीरियोफाज के बारे में दिया हुआ है ना। थर्ड में आप लिख सकते हो बैक्टीरियोफाज के बारे में, मैं एक के बारे में लिखूंगा, बैक्टीरियोफाज बहुत तरह के होते हैं, मैं लैम्डा के बारे में लिखूंगा, लैम्डा के बारे में। तो इसमें आपका होता है 48502, कितना होता है, 48502 आपका होता है, याद रखना है 48502 नाइट्रोजन बेस आपका, दैट मींस की बेस पेयर में आपका होता है। तो जनरली बाबू आपको अगर फाइंड करना है लेंथ, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, क्लियर है। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बेस पेयर, क्लियर है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग इधर देखेंगे बाबू स्ट्रक्चर, क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर किसका, किसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनता है इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। याद रखिएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जनरली मैं बता रहा बहुत इजी वे में, जनरली आपका पहले मैं एक चेन बना के दिखाऊंगा, किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। जनरली डीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड के चेन आपस में ऐसे अपोजिटली और पैरेलली आपस में अटैच होते हैं एक दूसरे से। तो पहले आप एक चेन को समझ लो, दूसरा चेन अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये आपका है, ठीक है, एक शुगर, दूसरा शुगर, ठीक है, उसके बाद थर्ड आइए, ठीक है, पहले ये समझ लीजिए आप। तो इसमें आपका नाइट्रोजन बेस यहाँ अटैच होगा NB, ठीक है, इसमें भी यहीं अटैच होगा, इसमें भी यहीं आपका अटैच होगा, क्लियर है। इसको नेमिंग कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने बताया नाइट्रोजन बेस कहाँ अटैच होता है, नाइट्रोजन बेस ऑलवेज याद रखिएगा अटैच कहाँ होगा, शुगर के कार्बन फर्स्ट पे अटैच होगा, और पहला वाला जो इसमें फॉस्फेट पार्टिसिपेट करेगा उस पर आपका अटैच होगा, दैट मीन्स कि पहला वाला जिसमें फॉस्फेट आपका पार्टिसिपेट करेगा वो 5' पे अटैच होगा, और बीच में आपका फॉस्फेट आएगा सब में, 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में, दैट मीन्स
दो नाइट्रोजन बेस नहीं, दो शुगर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, या दो नाइट्रोजन बेस को, है ना, दो शुगर को आपस में अटैच करने के लिए, या दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में अटैच करने के लिए भी आगे कौन आएंगे, फॉस्फेट। जनरली इस फॉस्फेट का यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, देखो मैं ऐसे करके हटा देता हूँ इसको, ये फॉस्फेट जो आपका रहेगा ऐसे करके, यहाँ ऑक्सीजन और इससे ऐसे अटैच हो गया आपका, ठीक है, यहाँ बीच में ऑक्सीजन और ये आपका यहाँ से अटैच हो गया, यहाँ फाइव आप लिखते हो ऐसे करके, यहाँ से अटैच हो गया, तो एक स्टर बॉन्ड यहाँ बना, एक स्टर बॉन्ड यहाँ बना, ये आपका एक फॉस्फेट है। तो जनरली आपका दो न्यूक्लियोटाइड आपस में इंटरलिंक होता है एक स्पेशल बॉन्ड जिसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर। यहाँ पर एक स्टर बना, एक स्टर यहाँ पर बना, अभी जो फॉस्फेट है, तो कौन सा बॉन्ड कहोगे, फॉस्फोडाइस्टर। ऐसे ही ये भी आपका कनेक्ट होगा, यहाँ ऑक्सीजन ऐसे और यहाँ ऑक्सीजन और ये ऐसे, तो ये आपका जो चैन बना इसको कहोगे आप कौन सा चैन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहोगे। ये सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं आपको डीएनए का जो दो स्ट्रैंड है, दैट मीन्स एक स्ट्रैंड मैंने बना के दिखा दिया, अब एक और बना के दिखाऊंगा, उल्टा बनता है ये ऐसे, जनरली ये ऐसे रहता है बाबू, ठीक है, जनरली ये आपका ऐसे रहता है। एक बार और डिस्कस करोगे आप वाटसन एंड क्रिक मॉडल में, लेकिन अभी मैं आपको हल्का सा समझा रहा हूँ क्या क्या आपके होगा जाकर आगे, ठीक है। देखो ये आपका 1 है, ये 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इजी वे में, 1 2 3 4 5, 1 से भी अटैच हो जाएगा, सब में अटैच हो गया, ठीक है। तो जनरली एक नाइट्रोजन बेस इसका रहेगा, तो एक नाइट्रोजन बेस इसका रहेगा, एक नाइट्रोजन बेस आपका इस वाले चेन का रहेगा, तो एक नाइट्रोजन बेस इस वाले चेन का रहेगा। तो मैं अब यहाँ पर नेम देने वाला हूँ, मान लो इधर से आपका नाइट्रोजन बेस एडेनिन है तो ए से दिखा दिया, इधर से आपका नाइट्रोजन बेस थाइमीन है तो टी से दिखा दिया, इधर से नाइट्रोजन बेस आपका क्या है, मान लो साइटोसिन है, सी से दिखा दिया, इधर से आपका क्या है, गुआनिन है, जी से दिखा दिया, इधर से आपका क्या है, मान लीजिए थाइमीन है, टी से दिखा दिया, इधर से क्या है आपका एडेनिन है, ए से दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ बॉन्ड दिख रहा है इसके बीच, यानी दो नाइट्रोजन बेस आपस में कनेक्ट होंगे स्पेशल बॉन्ड से। ये जो बॉन्ड आपको यहाँ नजर आ रहा है बच्चे, इसको आप बोलोगे एच बॉन्ड, दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ए और टी यानी एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और कैसा वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाया हम लोगों ने, डीऑक्सी वाला बनाया। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया है, दो दो चेन बनाए हैं, क्या एंटी पैरेलल, मतलब एक दूसरे के अपोजिट बना है। और याद रखिएगा कि आपका जो है, सुन लीजिए मेरी बात, ऑलवेज क्या समझना है आपको कि आपके नाइट्रोजन बेस कंप्लीमेंट्री होते हैं। यानी अगर आपको ये पता है, ए पता अगर है आपको, तो इसके साथ कौन अटैच होगा आपको पता हो जाएगा, टी अटैच है, यानी एक आपका पता है दूसरा पता हो जाएगा। कंप्लीमेंट्री समझते हो ना, मान लो आपका एक एंगल पढ़ा था आपने कंप्लीमेंट्री एंगल, तो एक एंगल पता आपका हो गया 40 डिग्री है, दूसरा एंगल अपने आप पता हो जाए क्या है आपका 50 डिग्री है, क्योंकि दोनों का समय को पता था कि 90 होता है। वैसा ही यहाँ पर भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या, अगर आपको ए पता है तो पता चल जाएगा इधर से क्या अटैच होने वाला है, थाइमिन अटैच होने वाला है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के। स्टेटमेंट आप क्वेश्चन में फंसाने के लिए देगा, ठीक है। अब सुनिए, अब आपको क्या बात करनी है, चार्ज ऑफ रूल की। इसकी बात करनी है चार्ज ऑफ रूल की, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, सिंपल सा समझने के लिए। अगर बात करते हैं हम लोग बाबू चार्ज ऑफ रूल की, तो चार्ज ऑफ रूल जो आपका है बताने के लिए क्या आया है कि जो आपके नाइट्रोजन बेस हैं वो किस तरीके से अरेंज रहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, या किस तरीके से अरेंज रहते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड में, है ना, यानी डीएनए आरएनए में कैसे अरेंज रहते हैं। जनरली आपको डीएनए के बारे में जान रहे हो आप, तो डीएनए के बारे में ही जानो कि डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड्स जो बनते हैं, है ना, उनमें नाइट्रोजन बेस आपस में कैसे अटैच रहते हैं,
आपस में कैसे लिंक रहते हैं, आपस में इनका क्या रिलेशन है, दैट मीन्स प्यूरिन का पायरिमिडिन से क्या रिलेशन है, दैट मीन्स एडेनिन का थाइमिन से क्या रिलेशन है, दैट मीन्स गुआनिन का साइटोसिन से क्या रिलेशन है, और इन सारे रिलेशंस को मिलाकर आपकी बात क्या आती है वो बताने के लिए एक रूल आया। क्या नाम है उसका? चार्ज ऑफ रूल। क्या नाम है? चार्ज ऑफ रूल। ठीक है, किसने दिया है? पहले एक बात समझ लो, गिवन बाय, है ना, गिवन बाय किसने दिया आपका? गिवन बाय इरविन चार्जफ। इरविन चार्जफ ने दिया है ना। कब दिया है? आपका ये दिया है 1950 में। ठीक है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानना है आपका। इसका पहला पॉइंट है कि आपका प्यूरिन इज इक्वल टू क्या होगा? पायरिमिडिन, यानी जितना परसेंटेज प्यूरिन का होगा उतना ही परसेंटेज आपके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में यानी एक डीएनए में आपका पायरिमिडिन का होगा। यानी A प्लस जी आपका किसके इक्वल होगा? आपका इक्वल होगा T प्लस सी के, है ना। ए और जी किसका एग्जाम्पल है? आपका ए और जी, यानी एडेनिन और गुआनिन किसका एग्जाम्पल है? प्यूरिन का। थाइमिन और साइटोसिन किसका एग्जाम्पल है? पायरिमिडिन का। डीएनए की बात कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा आपके चार्ज ऑफ रूल में? क्या कहा गया दूसरा स्टेटमेंट? ये बात रखिएगा कि आपका एडेनिन ऑलवेज इक्वल होगा थाइमिन के, और आपका जो है गुआनिन ऑलवेज इक्वल होगा साइटोसिन के। ठीक है, आपका एडेनिन किसके इक्वल होगा? थाइमिन के, और गुआनिन किसके इक्वल होगा? आपके साइटोसिन के। यानी इसका जो मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर मास इसके इक्वल होगा, और इसका मॉलिक्यूलर मास इसके इक्वल होगा। अगर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको, है ना, मान लो कहीं पर आपका ये 24% दिया है, ये लेट है, तो आपका पूछ देगा इसका अमाउंट टोटल कितना होता है? टोटल 100%। ठीक है, तो 100 आपका टोटल है। क्लियर है? आपका ये 24% है, तो माइनस कर दो 100 में से 24। ठीक है, क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, तो मैंने बोला ये 24%, तो ये भी तो 24% होगा, तो इसको भी माइनस कर दो। ठीक है, क्या बचेगा आपका? 62 बचेगा। ठीक है, तो ये 62 जो आपका आया है ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपके जी प्लस सी के। क्लियर है? अब मैंने बोला ये 62% आपका जी प्लस सी के बराबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला जब ए टी के बराबर है तो जी भी किसके बराबर है? सी के बराबर है। मैंने क्या कहा? ये दिया हुआ था, आपको ये फाइंड करना था। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जी को भी मैं सी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो 62 इज इक्वल टू कितना? सी, 2c। तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 62/2, दैट मीन c का वैल्यू 31%। ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। अब आइए थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि a प्लस टी जो आपका है और g प्लस सी जो आपका है, इसको बोलते हैं हम लोग बेस का रेशियो। क्या बोलते हैं? बेस रेशियो। ठीक है, तो a प्लस टी डिवाइडेड बाय जी प्लस सी, यानी इनका रेशियो क्या कहलाएगा? आपका बेस का रेशियो कहलाएगा। और याद रखिएगा ये आपका कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है इसके लिए, कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पेसिस। एक गिवन स्पेसिस में ये कांस्टेंट है। ठीक है, दैट मीन्स ह्यूमन के लिए बात करते हैं, एग्जांपल की बात मैं करता हूँ। ह्यूमन में आपका क्या होता है? याद रखिएगा, ह्यूमन में आपका जो है, इन ह्यूमन जी प्लस ए प्लस टी जो आपका है, इसका अमाउंट हल्का ज्यादा होता है जी प्लस सी से। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं बेस रेशियो की, हम लोग अपने में बात करें बेस रेशियो की, तो आपका 1.55 दिया है एनसीईआरटी में। क्या दिया? ह्यूमन का 1.55 दिया है बेस रेशियो एनसीईआरटी ने हम लोगों का। तो हम लोग में ए प्लस टी ज्यादा होता है, जी प्लस सी क्या होता है? कम होता है। और आपका दूसरा एग्जांपल अगर लो, किसका ले ले हम लोग? किसी का भी ले लो आप, टी का ले लो, है ना। तो टी में आपका दिया है बेस रेशियो कितना? 1.62। कितना दिया? 1.62 दिया बाबू। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल ले लो आप, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वीट का एग्जांपल ले लो आप एक, तो वीट में बोला गया 1.25, है ना, 1.25 बोला गया है। ठीक है, इतना आपका वीट का होता है। और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं प्रोकैरियोट्स का। तो प्रोकैरियोट्स में एक एग्जांपल आपका आ जाएगा ई कोली। तो ई कोली में दिया है 0.88, तो ये एक से कम है। क्यों है?
क्योंकि इसके पास G+C ग्रेटर है A+T से, ठीक है। तो जब आपका A+T ज्यादा होगा G+C से, तो एक से ज्यादा देख लो ना, यहाँ रखोगे आप, मान लो 5 रखते हो, तो यहाँ आप रखोगे 3, तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब यहाँ रखते हो 3, यहाँ रखते हो 5, तो आपका क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका GC कंटेंट पर डिपेंड करता है क्या, GC कंटेंट पर डिपेंड करता है आपका मॉलिक्यूलर, दैट मीन्स कि GC कंटेंट पर आपका डिपेंड क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट। आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में, है ना, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। जब आप डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब में रखकर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह रखकर उसको जब आप हीट करोगे 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो आपका दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में अटैच था हाइड्रोजन बॉन्ड से, बीच वाला हाइड्रोजन बॉन्ड से, वो आपका टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है ऐसे करके सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। ये आपका 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे जनरली होता है, ई कोली वाले जो आपके जीन होंगे या डीएनए होंगे उनमें, ठीक है। और हम लोगों में और बहुत जल्दी हो जाएगा। रीजन क्या है, हम लोगों में क्या है, हम लोगों में जीसी कंटेंट कम है, और आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है डीएनए का, दैट मीन्स की डीनेचुरेशन का जो रेट है वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है जीसी कंटेंट पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन में भी आपका बायोटेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ इसलिए बताया ताकि बायोटेक में वहाँ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।